चलो स्टार्ट करते हैं अपन। प्रिज्म में अपन ने कल बेसिक बेसिक सी थ्योरी सीखी थी प्रिज्म के बारे में, कि प्रिज्म में एक दो लॉ सीखे थे, फिर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन सीखी थी, फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर स्मॉल एंगल प्रिज्म के कुछ केसेस किए थे, है ना। ये अपन ने बेसिक बेसिक थ्योरी सीखी थी। आज अपन उसमें एक दो चीजें और सीखेंगे, दैट दोज आर द इंपॉर्टेंट केसेस फॉर प्रिज्म, और फिर अपन डिस्पर्जन थ्रू द प्रिज्म सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक केस लेते हैं अपन, हेडिंग लगा सकते हो आप, इंपॉर्टेंट केसेस फॉर प्रिज्म। इंपॉर्टेंट केसेस फॉर प्रिज्म, प्रिज्म के लिए इंपॉर्टेंट केसेस, है ना। सबसे पहला केस, ग्रेजिंग इमरजेंस कंडीशन। ग्रेजिंग इमरजेंस कंडीशन, मैंने ग्रेजिंग का मतलब बताया था पैरेलल टू सरफेस। क्या बताया था? पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल बाहर आए, है ना। अपने को वो केस बताना है जब रे ऑफ लाइट एक प्रिज्म से जब बाहर आए तो वो जो सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके पैरेलल हो। कैसा हो? उसके पैरेलल हो। बेटा बता देंगे सतीश, बता देंगे, क्लास के बाद बात कर लेना, है ना। अभी जो बता रहे हैं वो सुन लीजिए, ठीक है। जो छूट गया वो हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, ये इंसिडेंट लाइट है, यहां से आई इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। फिर यहाँ पे ये नॉर्मल, और क्या कहा गया है? ग्रेजिंग इमरजेंस है। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब जो इमरजेंट लाइट होगी वो सरफेस के पैरेलल होगी। दिस इज पैरेलल टू सरफेस, मतलब ये जो ई है ना, ये 90 डिग्री होगा, इमरजेंट एंगल, है ना। दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज R1, दिस एंगल इज R2, है ना। ई आई R1 R2, और ई कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म आप जानते ही हो, ए है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो हमें ये बताना है कि कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऐसा होगा, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी जब ई जो है वो 90 डिग्री होगा। इसको आई जी बोलते हैं। आई जी स्टैंड्स फॉर कि ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए अपना ग्रेजिंग इमरजेंस होने वाला है। तो ये आई जी हमें कैलकुलेट करना है ना। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो आ जाएगा, है ना। ये तो पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है ना। इसका मतलब ये जो R2 होगा ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, थीटा सी। सोच के देखो, डेंसर मीडियम में अगर एंगल थीटा सी है तो रेयर मीडियम में एंगल 90 डिग्री होता है। यही तो होता है थीटा सी। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो R2 की वैल्यू क्या है? क्रिटिकल एंगल के इक्वल। यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर E 90 डिग्री है तो R2 थीटा सी होगा। आपको ऐसे ना दिखता हो तो आप इसमें तो लिख सकते हो कि म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E, फिर साइन R2 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू हो जाएगा। 1 बाय म्यू जो होता है वो साइन थीटा सी, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है। तो अगर R2 थीटा सी है तो R1 हो जाएगा बेटा A माइनस थीटा सी, है ना। तो ये एंगल पता चल गया। अब मुझे ये एंगल बताना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली स्नेल्स लॉ लिखूंगा, है ना। आई जी बताने के लिए अपने से क्या पूछा गया एक्चुअली में? फाइंड आई जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई जी क्या, आई ही लिखो, फाइंड आई फाइंड आई फॉर विच E is equal to 90 डिग्री, है ना। E कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो मतलब अपने पास I पता है और अपने पास R पता है, अपने को स्नेल्स लॉ लिख के आंसर लाना है।
तो देखो ध्यान से, स्नेल्स लॉ कहता है कि 1 sin i इज इक्वल टू म्यू sin r1, sin i इज इक्वल टू म्यू, r1 की वैल्यू क्या है बेटा, a माइनस थीटा सी, a sin a माइनस थीटा सी, है ना। ये रिलेशन आया साइन आई के लिए। एक्चुअली में तो देखा जाए तो यही आंसर है। अगर मान लो आपको म्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है कि थीटा सी का अच्छा सा एंगल आ गया, तो यही अपना आंसर है, साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। तो एक जगह तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, है ना, डिपेंड करता है। बट बहुत जगहों पे क्या होता है ना, अपने को ए तो दिया होता है, म्यू दिया होता है, थीटा सी नहीं दिया होता है, या थीटा सी कोई अच्छी सी वैल्यू नहीं आती। मान लो म्यू आपका 2 दिया हुआ है, तो अगर म्यू 2 दिया हुआ है तब तो थीटा सी बहुत ईजी आ जाएगा भाई, अपन ये जानते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू होगा, है ना। तो अगर मान लो म्यू 2 दिया हुआ है तब तो थीटा सी आराम से आ गया 30 डिग्री, है ना। लेकिन मान लो म्यू 3 दिया हुआ है, म्यू 2.5 दिया हुआ है, तब तो थीटा सी कोई ढंग का एंगल नहीं आएगा, और फिर साइन ए माइनस थीटा सी प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं ना, कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी को यूज करके इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं, है ना। एक तो अपना आंसर यही है, ये रिलेशन पता होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन फिनिश हो गया कि अपने को ये पता होना चाहिए कि E 90 डिग्री है तो R2 थीटा सी होगा, R2 थीटा सी है तो R1 की वैल्यू A माइनस थीटा सी होगी, और फिर लिखेंगे 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन R1, R1 की जगह A साइन माइनस थीटा सी रख देंगे, ये आंसर है। लेकिन कई बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू म्यू साइन A माइनस थीटा सी को साइन A माइनस बी से ओपन करो, साइन A cos B माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन थीटा सी हम जानते हैं 1 बाय म्यू होता है, ट्रायंगल बना लो, ये 1 है, ये म्यू है, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से कॉस थीटा सी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू, क्या आएगी, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। तो साइन थीटा सी पता है और कॉस थीटा सी पता है, म्यू के टर्म्स में रख देते हैं यहाँ, म्यू इंटू कॉस थीटा सी की वैल्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू साइन ए माइनस साइन थीटा सी 1 बाय म्यू इंटू कॉस ए। ध्यान से देखो, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बाहर वाले म्यू से ये अंदर वाले म्यू कैंसिल हो रहे हैं, नीचे वाले म्यू, और साइन आई का आंसर आ गया अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस ए, दिस इज द आंसर। तो आई को क्या साइन इनवर्स इतना लिख लेंगे ना, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस, ठीक है। तो इस कई बार इस देखो इस फॉर्म में जो मैंने लिखा है नीचे, उसमें सिर्फ म्यू और ए है, मतलब मैं आपको म्यू की कोई सी भी वैल्यू दे दूं आप बता दोगे एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हो तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ढंग की वैल्यू ही चाहिए साइन थीटा से, इसीलिए ये रिलेशन लेके आते हैं कि मैं आपको कह दूं कि म्यू 1.5 है और ए जो है वो 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो भी आप बता दोगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। तो ये कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिसके लिए ई 90 डिग्री है, तो जब आई आई जी के इक्वल तो ई 90 डिग्री, है ना। तो जब आई 90 डिग्री होगा तो ई क्या होगा, आई जी के इक्वल। जब आई 90 होगा तो ई क्या होगा, आई जी के इक्वल। क्या सीखा हमने, जब आई इक्वल टू आई जी है तो ई इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो जब I इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो E कितना होगा, आई जी। याद है ये प्रॉपर्टी x इंटू वाई वाला, है ना, कि एक x है तो दूसरा y है, एक y होगा दूसरा x हो जाएगा, वो जो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है कि अगर आई एक्स होता है तो ई वाई होता है, तो अगर आई वाई होता है तो ई एक्स होता है। तो ये आई जी, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये आई जी। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ना, ये जो अपन ने ग्राफ सीखा था मिनिमम डेविएशन वाला, पूछते तो बहुत कम है इसमें एक चीज, बट इसमें मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना रहा हूँ, है ना। ये डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो मैंने ग्राफ बताया था बेटा, ऐसा, ये तो अपना मिनिमम डेविएशन था, है ना। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम डेविएशन,
क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम डेविएशन। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 2 पॉइंट मिलते हैं। ये आई की मैक्सिमम वैल्यू है। आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 90 डिग्री। जब आई 90 होगा तो ई कितना होगा? आई जी के इक्वल। और ये ठीक उसका उल्टा, यहाँ पे आई कितना होगा? आई जी के इक्वल। तो यहाँ ई कितना होगा? 90 डिग्री। और ये तो अपना दूसरा केस था, है ना? यहाँ पे आई इक्वल टू ई था, वो तो दूसरी कहानी थी। तो अब वहां पे अपन ने मिनिमम डेविएशन पूरा डिस्कस कर लिया था। ये मैक्सिमम डेविएशन ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ढूंढने थे हमको कि ये कौन सा पॉइंट होता है। तो ये मैक्सिमम डेविएशन वाला पॉइंट होता है। मैक्सिमम डेविएशन तब मिलता है जब आई की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो जब आई 90 था तो हमने यहाँ से देखा तो ई की वैल्यू आई जी के इक्वल थी। और उसका उल्टा भी, जब i इक्वल टू आई जी था तो ई कितना था? 90। तो कई बार ये पॉइंट्स भी पूछ लेते हैं, बताओ मैक्सिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस एंड इट इज ऑल्सो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मैक्सिमम डेविएशन। बहुत कम पूछते हैं, पूछा तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, याद रखना, है ना? आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे कि प्रिज्म है, उसका प्रिज्म एंगल ए है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बताओ मैक्सिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? तो यही है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब ध्यान से सुनिए। दूसरी कंडीशन जो है दैट इज दूसरा इंपॉर्टेंट केस, नो इमरजेंस कंडीशन। नो इमरजेंस कंडीशन। ठीक है, नो इमरजेंस कंडीशन क्या होती है? नो इमरजेंस कंडीशन कहने का मतलब होता है कि लाइट रे दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर ना आए। मतलब ये अगर फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद सेकंड सरफेस से बाहर ना आए, इसको बोलते हैं नो इमरजेंस कंडीशन, है ना? मतलब यहाँ से लाइट रे आई, ये नॉर्मल है, यहाँ स्ट्राइक करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर ना जाए, नो इमरजेंस। यहाँ से कोई इमरजेंस ना हो, यहाँ से कोई इमरजेंस ना हो, इसका मतलब यहाँ TIR होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। नो इमरजेंस का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट सेकेंड सरफेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट सेकेंड सरफेस, है ना? तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? प्रिज्म एंगल और म्यू में वो डिसाइड कर लेते हैं। ये आई है, ये R1 है और ये R2 है। नो इमरजेंस कंडीशन। अच्छा, नो इमरजेंस कंडीशन का मतलब कहते हैं कि लाइट रे विल नॉट कम आउट फ्रॉम सेकेंड सरफेस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एनी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रख लो, लाइट रे दूसरी सरफेस से बाहर नहीं आनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बता रहा हूँ, है ना? कि मैं चाहता हूं कि एक्चुअली ए और म्यू में लाना है कंडीशन, है ना? प्रिज्म एंगल और प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मुझे कोई ऐसी कंडीशन ढूंढ के देनी है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रख लो, लाइट रे दूसरी सरफेस से बाहर ना जाए। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए ना, कि जो R2 है ये एक तो ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, है ना? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे TIR हो रहा है तो TIR की कंडीशन भी होनी चाहिए। दो कंडीशन, लाइट रे डेंसर एक्सेलरेटर जाती है, वो जा रही है, और दूसरी कंडीशन कि डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ R2 है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो TIR होगा। तो R2 जो है वो ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, मैं ना इसको और दूसरे टर्म्स में लिखता हूँ कि R2 हमेशा थीटा सी से ज्यादा हो। R2 क्या हो? हमेशा थीटा। दुनिया में जितने भी R2 हो सकते हैं, मतलब क्या होगा बेटा, सुनो,
मैं आई की बहुत सारी वैल्यूज लूंगा, उसके अकॉर्डिंग R1 की भी बहुत सारी वैल्यूज होगी, उसके अकॉर्डिंग R2 की भी बहुत सारी वैल्यूज होगी। तो मैं चाहूंगा कि R2 की दुनिया में जो भी वैल्यू हो सकती है वो थीटा सी से ज्यादा हो। तो मैं अगर इसको इंश्योर करना चाहता हूं, तो अगर मैं ये कह दूं कि R2 की दुनिया में जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है, जो भी किसी प्रिज्म के लिए R2 की सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, वो अगर थीटा सी से ज्यादा हो गई तो बाकी सब तो होगी। ये बात सबको समझ में आती है? मैं कहता हूं कि कंडीशन ये है कि R2 थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए हमेशा, तभी कहेंगे नो इमरजेंस कंडीशन है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि R2 हमेशा थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, तो इसको इंश्योर करने के लिए मैं ये कहूंगा कि दुनिया में R2 की जो भी वैल्यू हो सकती है इस प्रिज्म में, वो थीटा सी से ज्यादा। और अगर दुनिया की R2 की हर वैल्यू थीटा सी से ज्यादा है, तो अगर सबसे छोटी वैल्यू ही ज्यादा हो गई, तो उससे बड़ी वैल्यू तो सबसे ज्यादा होगी। ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है। एक चीज अपन जानते हैं, ये अपन ने यहां से लिख लिया है ना, R2 की मिनिमम वैल्यू थीटा सी से ज्यादा अपने को इंश्योर करनी है। R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है, ये तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी। तो R1 इक्वल टू ए माइनस R2, R1 इक्वल टू ए माइनस R2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं R2 की मिनिमम वैल्यू रखूं तो R1 की मैक्सिमम, तो मैं कहूं भाई R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी a माइनस R2 मिनिमम। क्या होगी? R1 की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू a माइनस R2, R1 की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू a माइनस R1 मिनिमम। ये भी अपन जानते हैं, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये तो एक चीज अपन ने लिख के रख ली है कि R2 की मिनिमम वैल्यू थीटा सी से ज्यादा होनी चाहिए। फिर अपन एक प्रिज्म की प्रॉपर्टी जानते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है, तो मैंने R1 को a माइनस R2 लिख दिया। अब मैं कहूँ अगर R1 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे R2 की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब जरा मुझे सोच के बताओ, R1 की दुनिया में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? R1 इज द, ध्यान से देखो क्या है, R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम। मैंने बता रखा है कि अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो डेंसर मीडियम में जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो क्या हो सकता है? क्रिटिकल एंगल के इक्वल। R1 मैक्सिमम कितना हो सकता है क्रिटिकल एंगल, कब होगा? जब I 90 डिग्री हो। R1 इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। तो R1 मैक्सिमम इज थीटा सी इज इक्वल टू a माइनस R2 मिनिमम। तो यहां से R2 की मिनिमम वैल्यू आ रही है बेटा a माइनस थीटा सी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ R2, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ R2। ये दो बॉक्सेस में जो चीजें लिख रखी हैं इनको कंपेयर कर लो। R2 की मिनिमम वैल्यू पता चल गई, और आप जानते हो कि R2 मिनिमम थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब a माइनस थीटा सी, दिस इज से फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज से सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों से कंपेयर करें तो इसका मतलब a माइनस थीटा सी शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, दैट इज a शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर एक प्रिज्म के लिए ऐसा हो गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो आप कुछ भी कर लो, लाइट रे सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद बाहर नहीं जाएगी। क्या सीखा कंडीशन? इफ a is greater than 2 theta c, then light ray will never come out, है ना? मेन फॉर्म में तो ऐसे ही याद रखते हैं, कई जगहों पे आप उसको साइन कॉस की टर्म में लिखा देखोगे तो मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ, वो अपने मन पे है। ये कंडीशन पता होनी चाहिए। ये ऐसा लिख सकते हैं दोनों तरफ, इसको ऐसा लिख लो कि a बाय 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा से, है ना? फिर इसको ऐसा लिख लो, साइन a बाय 2 इज ग्रेटर देन, साइन यहाँ नहीं आएगा, इज ग्रेटर देन साइन थीटा से, है ना? तो साइन a बाय 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा से इज 1 बाय म्यू, सो म्यू इज ग्रेटर देन cosec a बाय 2। कुछ जगहों पे इस फॉर्म में लिखा मिलता है। ये यहां से यहां बेटा ट्रिग्नोमेट्री और इनइक्वालिटी है, कंडीशन तो ये है। और अपने को ये पता होना चाहिए
साइन थीटा सी 1/μ होता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको। अगला नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड और लास्ट कंडीशन, इसके बाद अपना रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म खत्म हो जाएगा। ये सिंपल सा है, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा वाला था, है ना। थर्ड है ऑलवेज इमरजेंस कंडीशन, ऑलवेज इमरजेंस कंडीशन। ऑलवेज इमरजेंस कंडीशन का मतलब light ray will always come out after second reflection. लाइट रे सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा बाहर आएगी, इसकी कंडीशन निकालनी है ना। ये प्रिज्म एंगल, मैं डायग्राम बनाऊं तो यहां से लाइट रे इधर से इधर आई, ये नॉर्मल, ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ। अब लाइट रे हमेशा ही बाहर आनी चाहिए, तो बाहर भेज दिया। ये E, ये R2, ये R1, ये I। वापस बेटा वही लॉजिक है कि हमेशा बाहर आनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो R2 है ये लेस देन इक्वल टू थीटा सी हो, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन थीटा सी हो गया, अगर ये ग्रेटर देन थीटा सी हो गया तब तो ये बाहर नहीं जाएगी। तो कुछ भी हो जाए, दुनिया यहां से वहां हो जाए, आई की वैल्यू कुछ भी हो जाए, R1 की वैल्यू कुछ भी हो जाए, हमें ये इंश्योर करना है कि R2 हमेशा थीटा सी से कम या थीटा सी के इक्वल हो। इक्वल हुआ तो भी सरफेस से पैरेलल बाहर जाएगी, है ना। इसको ऑलवेज इंश्योर करना होगा, ऑलवेज ऐसा होना चाहिए कि R2 की हर वैल्यू थीटा सी से कम या इक्वल। तो बेटा जरा सोच के देखो, मैं चाहता हूं दुनिया में R2 की जो भी संभव वैल्यूज है वो थीटा सी से कम हो। ये तभी इंश्योर होगा जब R2 की मैक्सिमम वैल्यू जो भी हो सकती है, R2 सबसे ज्यादा जितना भी हो सकता है, वो लेस देन इक्वल टू थीटा सी। अगर मैंने इस कंडीशन को इंश्योर कर दिया तो फर्स्ट कंडीशन अपने आप इंश्योर हो जाएगी कि R2 की दुनिया में जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है वही अगर लेस देन इक्वल टू थीटा सी हुई तो इसके अलावा की हर वैल्यू होगी ही। ठीक, ये लिख के रख लिया साइड में। फिर अपनी वही कंडीशन बेटा, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, तो R1 इक्वल टू ए माइनस R2, और R1 मिनिमम होगा जब R2 मैक्सिमम होगा। R1 की वैल्यू मिनिमम होगी जब R2 मैक्सिमम होगी। ये बात सबको समझ में आती है ना। और जरा सोच के देखो, R1 मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो। R1 मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो। और R1 मैक्सिमम क्या हो सकता है? थीटा सी। सो इज जीरो, R1 मिनिमम इज जीरो, इज इक्वल टू ए माइनस R2 मैक्सिमम। तो R2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए। R2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए। तो इसकी कंडीशन, अगर इसको मैं वापस फर्स्ट इक्वेशन लिखूं और इसको मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से ये कंक्लूड होता है कि A should be less than or equal to theta c, है ना। दिस इज नो सॉरी ऑलवेज इमरजेंस कंडीशन, दिस इज ऑलवेज इमरजेंस कंडीशन। मतलब अगर A की वैल्यू 2 थीटा सी से ज्यादा हुई तो लाइट रे कभी बाहर नहीं जाएगी। अगर A की वैल्यू थीटा सी के कम या इक्वल हुई तो लाइट रे हमेशा बाहर जाएगी, है ना। हमेशा, कुछ भी कर लो, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब मैं इसको अगर समरी के फॉर्म में आपके सामने लिखूं तो आपने सीखा कि अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थीटा सी हुई देन इट इज नो इमरजेंस। कुछ भी कर लो, इमरजेंस होगा। अगर A की वैल्यू लेस देन इक्वल टू थीटा सी हो गई तो ऑलवेज इमरजेंस होगा। और जो वैल्यूज बच गई, मतलब अगर A की वैल्यू 2 थीटा सी से कम या इक्वल हो या थीटा सी से ज्यादा हो,
यही बचाना, थीटा सी से ज्यादा हो और 2 थीटा सी से कम या इक्वल हो। तो इसके लिए मे और मे नॉट कम आउट डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप बाहर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर 2 थीटा सी से ज्यादा हो गई ए तो कभी बाहर नहीं आएगा, और अगर थीटा सी से कम या इक्वल हुई तो हमेशा ही बाहर आएगा। ठीक है, तो ये अपना रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म था। जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक, तो ये अपना रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म था। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन, ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आपको बेसिक रिलेशन याद रखने पड़ेंगे, है ना, कि क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ बट बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, रे ऑप्टिक्स टॉपिक के अंदर अलग अलग सेगमेंट में फॉर्मूले हैं। जैसे अपन ने प्रिज्म में सीखा, यहाँ सीखेंगे, आगे लेंस में सीखेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट ना फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो उस फॉर्मूलेज को खासकर रे ऑप्टिक्स में, और मैं खास करूँ तो 12th की फिजिक्स में, है ना, 12th की फिजिक्स में काफी सारे फॉर्मूले आते हैं। तो आपको उनको एक सेपरेट कॉपी में शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख के रखना चाहिए, है ना। उसको एक शॉर्ट नोट्स में सेपरेटली लिखिए और इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर वो आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। वो आपको याद नहीं रहेंगे, अगर आपको डेराइव करने की नौबत आ गई तो अपने को काफी ज्यादा टाइम लगेगा सेम क्वेश्चन। तो फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो, वेव ऑप्टिक्स हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, कुछ भी हो। 12th की पूरी फिजिक्स और 11वीं के टॉपिक में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट, इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं। तो अपने को इनके फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स बना के रखने चाहिए, है ना। ध्यान रखेंगे सब लोग इस बात का, तो ही वो याद रहेगा। और कहीं वो बुक्स में प्रिंटेड नोट्स और ये वो मिलते हैं ना, वो बहुत काम की नहीं है बेटा। आप जो खुद से खुद के लिए बना के रखोगे ना, वही आपके काम आएगी। ठीक है, डिस्पर्जन थ्रू द प्रिज्म पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक चीज जाननी पड़ेगी, वो है कॉचीज फॉर्मूला या कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन बस जानना है ये क्या होता है। कॉची नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि किसी भी कलर के लिए जो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। चलिए, एक सीरीज होती है पूरी की पूरी, बट अपने लिए ये दो टर्म ही सिग्निफिकेंट है। ये म्यू, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ए और बी क्या है? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। lambda is the wavelength of light, lambda is the wavelength of light, light की wavelength है। और mu is refractive index for that particular wavelength, refractive index for that particular wavelength, है ना। तो ये म्यू और लेमडा के बीच का एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है। इस फॉर्मूले पे कभी क्वेश्चन नहीं आते, है ना, क्योंकि ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, एक लंबी सी सीरीज होती है। ये फॉर्मूला हमारे कोर्स में है भी नहीं वैसे तो, बट इसका इंटरप्रिटेशन कोर्स में है, इसीलिए फॉर्मूला मैंने बस लिख दिया है ना। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि जैसे जैसे लेमडा इंक्रीज होता है म्यू डिक्रीज होता है। लाइट के लिए जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस पार्टिकुलर लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। बट ये रिलेशन लीनियर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि लेमडा 2 टाइम्स हो गया तो म्यू आधा हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि लेमडा बढ़ेगा तो म्यू कम होगा, है ना। बट रिलेशन इज नॉट लीनियर, नॉट रेसिप्रोकल। वो ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर का रिलेशन है, ध्यान रहे ये चीज। आप सब लोग जानते हो कि वेवलेंथ का ऑर्डर ये होता है कि रेड,
है ना, और बीच में येलो मान लेता हूँ और इधर वायलेट, है ना। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, येलो की बीच बीच में होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो म्यू का ऑर्डर इसका ठीक उल्टा होगा कि रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम, येलो के लिए उससे ज्यादा, और वायलेट के लिए सबसे ज्यादा, है ना, वेवलेंथ का ठीक उल्टा। ठीक, ये चीज हमारे काम आती है। इसी चीज को सीखने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के लिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का। जैसे मैं ले लूं कोई ग्लास है, फ्लिंट ग्लास मान लिया, तो फ्लिंट ग्लास का लाइट के हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट ही होता है ना, ये चीज ध्यान रहे। ठीक, यहीं पे एक नॉलेज और हमें लेनी है कि जो मीन होता है ना, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो येलो का मानते हैं। किसका मानते हैं? येलो का। अगर आप स्पेक्ट्रम देखो तो VIBGYOR, आप बोलोगे सर ग्रीन का मानना चाहिए भाई, 7 है तो ऊपर 3 नीचे 3 बीच में है ग्रीन, ऐसा नहीं है। ग्रीन का नहीं क्यों मानते हैं? वापस वही रीजन है, ग्रीन का मानते हैं इसके लिए आप ये कह रहे हो कि रिलेशन लीनियर है। ये रिलेशन लीनियर नहीं है। येलो की जो आती है, इसका जो एवरेज निकालते हैं सबका, तो उसकी वैल्यू येलो के अप्रोक्सीमेट आती है ना। तो जो एवरेज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो येलो कलर का लेते हैं। एंड अगर आपको येलो का, अच्छा ये जो है ना म्यू आर, म्यू येलो, म्यू वी, यह बता नहीं सकते, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। डिस्पर्जन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दिया होगा कि भाई लाइट का इस मीडियम में रेड के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है, येलो के लिए इतना है, वायलेट के लिए इतना है। ये आपको क्वेश्चन में बहुत सिंपल सवाल बनते हैं टॉपिक के, डिस्पर्जन के, है ना, कि एवरेज येलो होता है। कई बार येलो नहीं दिया होता है, तो अगर येलो नहीं दिया होता है तो अपन मान लेंगे इफ म्यू येलो इज नॉट गिवन, अगर म्यू येलो नहीं दिया हुआ है देन म्यू येलो इज इक्वल टू, और मान लो काम आ ही रहा है, तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, क्योंकि एवरेज बताया ना, एवरेज यही होता है। तो अगर म्यू येलो दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, म्यू येलो नहीं दिया हुआ है तो हम लिखते हैं म्यू येलो इज इक्वल टू म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड बाय 2। मतलब सबसे कम वाला, सॉरी सबसे ज्यादा वाला, सबसे कम वाला बाय 2, है ना। तो ये बेसिक बेसिक सी बात है कि अपन ने यहाँ क्या सीखा कि डिस्पर्जन के अंदर पहली चीज कि कॉचेस फॉर्मूला कहता है कि किसी भी मीडियम के लिए लाइट के डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए या डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। हम जान इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि लैम्डा बढ़ता है तो म्यू कम होता है, लैम्डा सबसे ज्यादा रेड के लिए होता है, सबसे कम वायलेट के लिए होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम रेड के लिए होगा और सबसे ज्यादा वायलेट के लिए होगा। मीन वैल्यू येलो के लिए आती है, दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी है और काम आई तो कहेंगे कि वायलेट और रेड बाय 2 कर देंगे, वायलेट प्लस रेड बाय 2। ठीक, अब डिस्पर्जन होता क्यों है, यही है डिस्पर्जन का रीजन कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उनका डेविएशन भी डिफरेंट होता है। भाई डिस्पर्जन होता क्या है कि जब लाइट रे एक प्रिज्म से पास होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये मान लो एक प्रिज्म है ना, यहाँ मान लो इधर से व्हाइट लाइट आई, ठीक, तो ये व्हाइट लाइट ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 5 ही बनता है, 6, 7, है ना, और इधर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगी? क्योंकि हर कलर के लिए सोचो R2 डिफरेंट आएगा, आई सेम है और म्यू डिफरेंट है तो R2 डिफरेंट आएगा।
तो R2 डिफरेंट आएगा तो उनके लिए डेविएशन भी डिफरेंट आएगा। स्मॉल एंगल प्रिज्म, मैंने कहा था ना ये अपन सब सीख रहे हैं अभी स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए, है ना। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए जो डेविएशन लिखते हैं वो लिखते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या लिखते हैं? म्यू माइनस 1 इंटू, किसी भी स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए जो डेविएशन लिखते हैं वो लिखते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू ए। तो ए तो सबके लिए सेम है प्रिज्म एंगल, किसके लिए म्यू सबसे ज्यादा? वायलेट के लिए। तो किसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा? वायलेट। तो इस स्पेक्ट्रम में जो सबसे नीचे मिलेगा वो वायलेट है और जो सबसे ऊपर मिलेगा वो रेड है। तो VIBGYOR, है ना। वायलेट का मैक्सिमम डेविएशन, क्यों? मैक्सिमम म्यू। और रेड का मिनिमम डेविएशन, क्योंकि इसके लिए म्यू मिनिमम होता है, इसके लिए म्यू मैक्सिमम होता है। ठीक, तो ये है डिस्पर्जन। और व्हाट इज द रीजन फॉर डिस्पर्जन? रीजन फॉर डिस्पर्जन, तो द रीजन इज different refractive index for different wavelengths, different refractive index for different wavelengths, different wavelength के लिए refractive index different होता है। तो ये इस टॉपिक का theoretical analysis था। अब इसमें दो सिंपल से फॉर्मूले हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा मान लो कि अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो वो आपके लिए मतलब पार्टी है, मतलब वो अपन को करके ही आना है, बहुत ही सिंपल होता है। दिखता बड़ा मुश्किल है, अगर ये दो फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर दो सिंपल से फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए फिर अपन उस फॉर्मूले तक आएंगे। ये लिखिए। ठीक, अब सुनिए ध्यान से क्या बता रहा हूँ। दो डेफिनेशंस हैं उसको भी सुनेंगे। पहला है एंगुलर डिस्पर्जन। क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन। इसको थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? थीटा से। ये क्या होती है समझते हैं। डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला ही सीखना है इसका। कि लाइट रे जब एक प्रिज्म से पास हुई, ये तो चलो ठीक है। लाइट रे जब एक प्रिज्म से पास हुई तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? यल रेड का। और सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? वायलेट का। सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? वायलेट का। और मीन किसका लेते हैं? येलो का। तो मैं सिर्फ तीन ही बना रहा हूँ, चौथा नहीं बना रहा, सिर्फ तीन को ही ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं अपने पास यहाँ फैसिलिटी है येलो ड्रॉ करने की, तो मैं येलो लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वायलेट है सबसे, सॉरी ये वायलेट, अरे ये वायलेट है, कलर के चक्कर में गया मैं। ठीक है चलो। और ये रेड है, बीच वाला तो येलो है। तो कहते हैं मीन डेविएशन एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है कि येलो का डेविएशन, भाई ये अपनी इंसिडेंट लाइट थी, तो यहां से यहां, दिस इज डेविएशन ऑफ येलो, सॉरी डेविएशन ऑफ रेड, एंड दिस इज डेविएशन ऑफ वायलेट, है ना, डेविएशन ऑफ वायलेट। तो थीटा को डिफाइन करते हैं बेटा, थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड।
कैसे करते हैं? डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। एक्चुअली ये जो रेड और वायलेट वाली लाइन है ना, इनको पीछे बढ़ा दो, तो इनके बीच का जो एंगल बनता है वो होता है थीटा। मतलब मैं आपको इसका थ्योरेटिकल मतलब समझाऊं तो क्या है, ये थीटा बताता है कि लाइट कितनी फैली है ना, कितने डिग्री पे लाइट फैल गई। मान लो लाइट जो एक सीधी जाती वो एक 5 डिग्री के पैच में फैल गई, तो 5 डिग्री है एंगुलर डिस्पर्जन। डिस्पर्ज मतलब लाइट का ऐसे स्कैटर हो जाना। तो जितने पैच में फैल गई, जितने एंगल पे फैल गई, उसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। इसका फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड, मतलब वायलेट के लिए डेविएशन माइनस रेड के लिए डेविएशन, है ना। ये थीटा, थीटा क्या दिखा रहा है एक तरह से, कि वो एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक वो फैल गई, कितने थीटा तक वो फैल गई बीच से। ठीक, तो ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला हुआ। अब इसको उस फॉर्म में चेंज करता हूँ जिस फॉर्म में काम आता है। डेविएशन को लिखा था म्यू माइनस 1 × ए, तो डेविएशन फॉर येलो इज म्यू येलो माइनस 1 × ए माइनस म्यू रेड माइनस 1 × ए। आप ध्यान से देखोगे तो ये सॉल्व होके बचेगा थीटा इज इक्वल टू, सॉरी येलो नहीं भाई, वायलेट है, थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इंटू ए। सीधा सीधा फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना, कि आपको म्यू वी और म्यू आर दे रखे हैं, एक ये रिलेशन और एक बेटा ये बेसिक डेफिनेशन भी याद रखना। कई बार क्या होता है ना, लोग क्या होता है ये म्यू वी म्यू आर ए वाला फॉर्मूला रट लेते हैं और वो सीधा डेविएशन फॉर वायलेट और डेविएशन फॉर रेड दे देते हैं, बोलते हैं अब थीटा बताओ, तो कहते हैं ये तो पता ही नहीं, तो ये वहीं से आया है ना। तो एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या आया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। किन चीजों पे डिपेंड करता है थीटा? म्यू वी पे, म्यू आर पे एंड एंगल ऑफ प्रिज्म पे। किन पे डिपेंड करता है? म्यू वी पे, म्यू आर पे और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड्स ऑन, है ना। एक और लिख रहा हूँ फिर दोनों साथ नोट करेंगे, है ना। दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन। दूसरा सेकेंड डेफिनेशन जो है दैट इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, इसको सिंबल से लिखते हैं ओमेगा। ये एक बार यहाँ कम काम आता है, आगे जब लेंस पढ़ेंगे ना तो लेंस में क्रोमेटिक एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वहां ये काम आता है ना। तो ये एक बार यहाँ यूज करेंगे, एक बार जब अपन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे आगे, वहां काम आता है। डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन मतलब थीटा, मीन डेविएशन मतलब डेविएशन ऑफ येलो। एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, थीटा का फॉर्मूला डिराइव किया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। डेविएशन, मीन डेविएशन मतलब डेविएशन ऑफ येलो, इसका फॉर्मूला होगा म्यू येलो माइनस 1 × ए। ये ए से ए कैंसल आउट होगा और ओमेगा बचेगा बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर। और ध्यान से देखिए इसमें प्रिज्म एंगल की टर्म भी नहीं आई, इसमें सिर्फ म्यू वी म्यू आर और म्यू येलो आया है। इसका मतलब निकाला तो प्रिज्म के लिए है, बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रिज्म एंगल, है ना। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? तीनों के म्यू पे। इसका मतलब किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ बेटा, पिछला भी ले आएंगे, चिंता मत करो, अभी लिखने को कहाँ बोला है ना। म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1, है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है।
ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो -1। दोनों रिलेशन याद रखने, एक बार कई बार ना यही काम आ जाता है अपने आप में। थीटा अपॉन दिस, इसका मतलब मान लो मैं आपसे कह दूं कि फ्लिंट ग्लास है ना, फ्लिंट ग्लास मान लेते हैं। तो फ्लिंट ग्लास से आप प्रिज्म बनाओ, लेंस बनाओ, स्लैब बनाओ, है ना, कुछ भी बनाओ, इनके लिए सेम ओमेगा होगा। इनके लिए ओमेगा सेम, क्योंकि ओमेगा प्रिज्म ग्लास और लेंस का नहीं है, ओमेगा किसका है, फ्लिंट ग्लास। तो ये डिस्पर्सिव पावर होती है म्यू वी अपॉन म्यू आर अपॉन म्यू येलो -1। एक चीज वापस याद रखना, म्यू येलो दिया भी हो सकता है और म्यू येलो नहीं भी दिया हो सकता है। तो मैंने क्या बताया था, फिर से लिख दे रहा हूं, इफ म्यू येलो इज नॉट गिवन, अगर म्यू येलो नहीं दिया हुआ है तो म्यू येलो की वैल्यू होती है म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2। एवरेज ले लेंगे दोनों का ना, क्वेश्चन में चीज यूज होती है। ठीक, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, तो एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। हम अभी प्रिज्म को मान के सॉल्व कर रहे थे। प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन पिछले स्लाइड में निकाला, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, वापस लगा दूंगा स्लाइड। डेविएशन किसी के लिए भी होता है म्यू -1 इंटू ए, तो येलो के लिए होगा म्यू येलो -1 इंटू ए। से ए कैंसिल हो गया, तो हमने देखा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आया म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो -1। इसमें सिर्फ म्यू की टर्म्स थी, इसका मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना। और ये अगर म्यू येलो नहीं दिया हुआ है तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन आते हैं और डिस्पर्जन के लगभग सारे क्वेश्चन इनसे ही हो जाते हैं। ठीक, अब अपने को इसे लिखना है। चलिए, तो प्रिज्म से दो चीजें होती हैं, एक तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हुआ जिसके थ्रू अपन ने प्रिज्म से डेविएशन सीखा, और दूसरा प्रिज्म से डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन को अपन ने थीटा से दिखाया और डेविएशन को अपन ने डेविएशन डेल्टा से दिखाया, है ना। तो प्रिज्म से दो चीजें होती हैं, प्रिज्म से हमने सीखा कि दो चीजें होती है ना, एक तो डेविएशन, और स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात हो रही है ना। तो डेविएशन होता है म्यू -1 इंटू ए, और क्योंकि ये मीन डेविएशन लिखते हैं अपन इन जनरल, तो ये येलो के लिए लिखते हैं। कुछ ना कहा जाए जब तक, तब तक अभी तक जो भी अपन ऑप्टिक्स में बात करेंगे, अभी ये पहले अभी के बाद भी, तो इन जनरल येलो लाइट के लिए होती है ना। और दूसरा होता है डिस्पर्जन, है ना। तो डिस्पर्जन को अपन थीटा से लिखते हैं, थीटा को अपन लिखा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो प्रिज्म से दो चीजें होती हैं, डिस्पर्जन और डेविएशन। जब लाइट रे प्रिज्म से पास होगी तो दोनों होंगे एक साथ। ठीक, तो दो कॉम्बिनेशन सीखते हैं, कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं, लॉजिकल चीज है बिल्कुल। पहला है फर्स्ट कॉम्बिनेशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। समझो, इस लाइन को समझ गए तो तुमको तुम्हारा एक सवाल हो जाएगा, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन मतलब डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन ना हो। कॉम्बिनेशन मतलब दो प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म सीख है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स, कि दो प्रिज्म को ऐसे रखने हैं कि उनकी वजह से डिस्पर्जन तो हो, मतलब लाइट सात कलर में तो बटे, लेकिन डेविएशन ना हो, है ना। इसका मतलब डेविएशन जीरो करना है। विदाउट डेविएशन का क्या मतलब, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 इक्वल टू 0। दोनों प्रिज्म के लिए दो प्रिज्म दिए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल वाले, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल वाले, तो उनका नेट डेविएशन जीरो करना है। तो डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 इज इक्वल टू 0। डेविएशन 1 को लिखोगे, डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू येलो -1 इंटू ए, तो म्यू येलो 1 -1 इंटू A1 प्लस म्यू येलो 2 -1 इंटू A2, ये रिलेशन है। इसमें आपको पता है क्या पूछा जाता है, एक प्रिज्म एंगल दिया जाता है, दूसरा प्रिज्म एंगल पूछा जाता है। तो मान लो मैं A2 पूछूं, तो A2 की वैल्यू आएगी माइनस म्यू येलो -1 इंटू A1 अपॉन म्यू येलो 2 -1। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सब बकवास है।
किसी काम की बात नहीं है। माइनस का साइन पता है क्या दिखा रहा है कि सेकेंड प्रिज्म को उल्टा रखना है, सेकेंड प्रिज्म को इन्वर्टेड रखना है। मतलब एक प्रिज्म ऐसा सीधा रखा और दूसरा प्रिज्म को ऐसा उल्टा रखा, तो माइनस साइन का यही मतलब है। इसका एंगल है A1 और इसका एंगल है A2। तो आपको तो उल्टा रखा तो माइनस साइन अपने आप कंज्यूम हो गया। तो आपको सिर्फ बुद्धि क्या लगानी है ना कि आपसे कहा जाए कि विदाउट डेविएशन का केस लो, तो विदाउट डेविएशन का मतलब पहले का डेविएशन इक्वल टू दूसरे का डेविएशन, दोनों के डेविएशन को वैल्यू वाइज इक्वल कर देना। माइनस साइन के चक्कर में मत फंसना। डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो दोनों के डेविएशन इक्वल करोगे तो आपको नेट डेविएशन मिल जाएगा, है ना, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और थीटा नेट आपसे पूछे बताओ इस केस में एंगल थीटा कितना आएगा, तो थीटा नेट इक्वल टू पहले का डिस्पर्जन प्लस दूसरे का डिस्पर्जन। वैल्यू लोगे तो ठीक है, वरना आप तो ए निकाल लोगे, साइन के साथ रख के माइनस करेगा। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उल्टा रखा है ना? तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब डेविएशन जीरो करना है, मतलब दोनों के डेविएशन कैंसिल होने चाहिए। और दोनों के डेविएशन कब कैंसिल होंगे बेटा, जब उनके डेविएशन इक्वल और अपोजिट सेंस में होंगे। मतलब एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों के डेविएशन को इक्वल कर दो। माइनस का साइन दिखा रहा है, प्रिज्म उल्टा। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको दोनों के लिए म्यू दे देंगे, एक प्रिज्म एंगल दे देंगे, दूसरा प्रिज्म एंगल पूछेंगे। दिस वाज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। दूसरा इसका ठीक उल्टा होता है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। क्या होता है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। मतलब डेविएट तो हो लेकिन डिस्पर्जन ना हो। इस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक मतलब जिसमें लाइट कलर्स में डिवाइड ना हो। क्रोमा वर्ड जो है ना वो कलर से रिलेटेड होता है, तो एक्रोमेटिक मतलब जिसमें लाइट कलर्स में डिवाइड ना हो, तो इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट की टर्म क्या है, विदाउट डिस्पर्जन। क्या है, विदाउट डिस्पर्जन। फिर वही बुद्धि लगाएंगे कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जीरो होना चाहिए। अब वापस सोचो क्या होगा, एक उल्टा एक माइनस का साइन आएगा, तो अपन तो लिख लेते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर 1 इंटू A1 प्लस म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2 इक्वल टू 0। A2 पूछा जाएगा, वापस एक माइनस का साइन आएगा, और वो क्या होगा, म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1 अपॉन म्यू V2 माइनस म्यू R2। ये रहा A2, है ना। वापस ये माइनस क्या दिखा रहा है, सेकेंड प्रिज्म इज इन्वर्टेड, सेकेंड प्रिज्म इज इन्वर्टेड। नेट डेविएशन निकालोगे क्या आएगा बेटा, वो डेविएशन 1 माइनस उल्टा रखा है ना, डेविएशन 2। डेविएशन 1 की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू येलो माइनस 1 इंटू A1 माइनस म्यू येलो 2 माइनस 1 इंटू A2। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। मेनली अपने से ये दो कंडीशन पूछी जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से मेरी बात। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि म्यू वी, दो ग्लास है, मटेरियल 1, मटेरियल 1, प्रिज्म 1, प्रिज्म ऑफ मटेरियल 1। मटेरियल मतलब को प्रिज्म लिख लेते हैं, ये क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म सीख रहे हैं। तो प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2। प्रिज्म 1 के लिए म्यू V1 पता है 1.5, म्यू V2 म्यू R1 पता है, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू R1, तो मान लेते हैं ये है 1.4, और एंगल ऑफ प्रिज्म पता है 4 डिग्री, है ना। और इसके लिए आपको म्यू V2 पता है, ये 1.6 है, म्यू R2 पता है, ये 1.5 है, ठीक है। 1.5 नहीं, इसको 1.4 मान लो, चलो इसको भी 1.4 मान लो। और इसका ए बताना है, जल्दी सब लोग बताइए जरा, जल्दी से सब लोग ए की वैल्यू बताइए। फाइंड A2 फॉर
deviation without dispersion, for deviation without dispersion। फिर मैं लिखने का टाइम दे दूंगा पीछे का। फाइंड A2 फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। कैलकुलेशन है, सोचो क्या करेंगे, दोनों के डिस्पर्जन को इक्वेट कर देंगे। साइन तो उल्टा आना है, A2 नेगेटिव आने से तो कोई मतलब ही नहीं है। इक्वेट कर देंगे सीधा, क्या लिखोगे, म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1 पहले का डिस्पर्जन इक्वल टू म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2। θ1 इज इक्वल टू θ2। वैल्यूज रख दोगे 1.5 माइनस 1.4 इंटू 4 डिग्री, 1.6 माइनस 1.4 इंटू A2। यहाँ से बेटा A2 सॉल्व होके आएगा 4 डिग्री इंटू 0.1 अपॉन 0.2, ये आ गया 2 डिग्री। और 2 डिग्री माइनस का जो साइन था वो दिखा रहा है ऑपोजिट है। माइनस 0.2 कहां से आया, नीचे भी 0.2 था शिक्षा। ठीक है, तुम लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक भगवान जाने, है ना। चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करेंगे, आपको मैं लिखने का टाइम